तो संक्रमण तत्वों के लक्षण को पढ़ने में आपने उनका आकार पर रखा है और इस बात को पढ़ा था कि संक्रमण तत्वों का आकार जो होता है किसी भी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर पहले तो घटता है, कौन से वर्ग तक, 10वें वर्ग तक, और बाद में 11वें और 12वें वर्ग में आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कारण भी आपने लिखा था, पहले नाभिकीय आवेश अधिक प्रभावी होता है, लास्ट में परिरक्षण प्रभाव प्रभावी हो जाता है। इसके बाद आपने उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पढ़ रखे हैं, पूरा मैंने चार्ट बना दिया था सब पूरे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद आपने पढ़ रखा है ऑक्सीकरण संख्या, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं ऑक्सीकरण संख्या से ही आते हैं, तो इसलिए ऑक्सीकरण संख्या का आर्टिकल भी थोड़ा सा बड़ा था। अभी आज भी और भी गुण पढ़ेंगे जो संक्रमण तत्वों में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले एक और नंबर पर आ जाते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव पूछा जाता है संक्रमण तत्वों का। तो अगली हेडिंग पर आ जाएंगे और हेडिंग डाल देंगे मानक, हाँ, इलेक्ट्रोड विभव, कि संक्रमण तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप किस प्रकार से देखते हैं। विभव थोड़ा सा याद रखने लायक भी है ये नंबर, और याद रखने लायक क्या, आसानी से याद ही हो जाएगा। केवल कॉपर एकमात्र ऐसा संक्रमण तत्व है, एकमात्र ऐसा संक्रमण तत्व है, कॉपर जानते हो ना, Cu29, केवल और केवल पूरे संक्रमण तत्वों में एकमात्र ऐसा संक्रमण तत्व है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन से अधिक होता है। बाकी संक्रमण तत्वों में से, बाकी मैं सारे संक्रमण तत्वों को देख भी लेता हूं, लेकिन सभी संक्रमण तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो हाइड्रोजन से कम रहता है। तो इसको यहां लिखेंगे, केवल कॉपर एकमात्र ऐसा संक्रमण तत्व है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन से अधिक है, अधिक है। शेष लगभग सभी तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड, लगभग सभी तत्वों, सभी तत्वों का मतलब समझ रहे हो ना, केवल संक्रमण तत्वों की मैं बात कर रहा हूं। सभी तत्वों का मतलब आप ओवरऑल मत समझ लेना, लगभग शेष सभी तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव E0, मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन से कम होते हैं, कम होते हैं। बेटा हाइड्रोजन से कम होने का अर्थ यह भी है, जिन तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन से कम है उन तत्वों में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता अधिक है, अर्थात वे शीघ्रता से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं, त्याग सकते हैं। तो एक बात इसमें से और देखेंगे, अतः संक्रमण तत्वों के द्वारा, संक्रमण तत्वों के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता जो है वो अधिक होती है। अब पूछता क्षमता अधिक होती है, किससे अधिक होती है, अन्य तत्वों की तुलना में। अगर मैं देखता हूं संक्रमण तत्व शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, तो इलेक्ट्रोड विभव वाले नंबर पर आपको इतनी बात तैयार करके रखनी है कि कॉपर एक ऐसा तत्व है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन से ज्यादा पाया जाता है। संक्रमण तत्वों में अगर तत्वों की बात किया, लगभग बाकी तत्वों में जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो कम ही होता है, किससे, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है, इसका मतलब ये तत्व इलेक्ट्रॉनों को शीघ्रता से त्यागते हैं। जिस भी तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होगा
उसके पास इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। भाई मानक इलेक्ट्रॉन वो ऐसा भी सोच सकते हैं, कम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन को त्यागना। मानक इलेक्ट्रॉन वो कम, इसका मतलब कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, त्याग देता है। और कम एनर्जी में अगर इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इसका मतलब है ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन को शीघ्रता से त्यागता है। तो आप इस बात को याद रखोगे, मानक इलेक्ट्रॉन विभव का ये नंबर रहेगा। नेक्स्ट नंबर जो भी काफी अच्छे ढंग से पूछा जाता है, चुंबकीय व्यवहार। चुंबकीय व्यवहार कि संक्रमण तत्वों का चुंबकीय व्यवहार कैसा होता है। संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होते हैं या प्रतिचुंबकीय। तो देखो एक मैं काम कर देता हूं, पहले लिख देते हैं और फिर इसको समझते हैं कि कैसे हम भैया इस बात को जान पाएंगे। अधिकांश या ऐसे भी लिख सकते हो, लगभग सभी संक्रमण तत्व प्रकृति में अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय, बेटा अनुचुंबकीय का मतलब जानते हो ना, कि अगर संक्रमण तत्वों को चुंबक के समीप ले जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे, तो चुंबक इन्हें धीरे से अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो अधिकांश जो संक्रमण तत्व होते हैं वो प्रकृति में कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय। अर्थात इन्हें चुंबक के पास ले जाओगे तो चुंबक इन्हें क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित। तो अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबक कभी कभी ये भी पूछ लेता है, आखिर क्या कारण है कि संक्रमण तत्वों के अधिकांश आपको ऐसे एलिमेंट मिलने वाले हैं जो अनुचुंबकीय क्यों होते हैं। तो उसका कारण भी लिखते हैं, क्योंकि यहां से लिख लेते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्वों व इनके आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब जानते हो ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वैसे भी बेटा क्लास 11th पे हम लोगों ने इस बात को सीखा भी था, अगर नहीं भी सीखा था तो यहां जरूर याद रखेंगे। अगर किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए और उस तत्व में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब जिनका जुड़ा नहीं बना है, ऐसे सभी तत्व कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय। एक और बात याद रखो कि अगर आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सारे इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनाओ, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें बिल्कुल भी ना हो, जानते हो ऐसा तत्व कैसा कहलाता है, प्रतिचुंबकीय। तो किसी भी एलिमेंट को आपने देखा हो या ना देखा हो, उसके चुंबकीय व्यवहार को केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ही बताया जा सकता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, अनुचुंबकीय। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, प्रतिचुंबकीय। अच्छा, अपने यहां कोर्स में तो एक और चीज पूछता है, कहता अगर कोई भी पदार्थ प्रतिचुंबकीय है तो कोई भी बात नहीं, लेकिन अगर कोई पदार्थ अनुचुंबकीय है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण भी ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, अनुचुंबकीय इसको क्यों कहते हैं। एक एग्जाम्पल भी तो हो जाए, जैसे कभी हमसे कोई कहे एग्जाम्पल द्वारा ये बता दो कि संक्रमण तत्वों के और या उनके आयन अनुचुंबकीय होते, तो हम एग्जाम्पल भी तो देंगे उसका। तो देखो एग्जाम्पल कैसे देना है, समझो भैया। एग्जाम्पल लिखने में बिल्कुल गड़बड़ ना हो, जो एग्जाम्पल तुम कहोगे उसका लेके दिखा देंगे। कॉपर से स्टार्ट कर दें क्या, कि वो कॉपर देखो कहीं था भी। कॉपर का
परमाणु क्रमांक कितना होता है 29। इसको अगर आपको दिखाना है तो बेटा देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। आधे से ज्यादा बच्चों को तो ये बात पता होनी चाहिए पहले से, मेरे को आधे से ज्यादा क्या सभी को पता होना चाहिए। ये 1 इलेक्ट्रॉन जानते हो क्यों है? इसमें तो 2 आता था क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इनको उठा करके दे दिया है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉनों के जोड़े बने या नहीं बने हैं हम लोग लास्ट के इन 2 उपकोषों से ही पता कर पाएंगे। कहेगा सर जी बताओ जी कैसे पता करेंगे? तो भैया सबसे पहले 3D को आप इलेक्ट्रॉनों को भरिए। तो आपको पता है D में कितने ऑर्बिटल बनते हैं? 5। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। 1 2 3 6 7 8 9 10। यार यहां तो सारे इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बना है, लेकिन अभी इसको एक और को चेक करेंगे। 4s में ऑर्बिटल 1 बनता है लेकिन इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 1। अच्छा, क्या लगता है इस पूरे को अगर देखते हैं हम लोग, अनुचुंबकीय जो है यहां के हिसाब से तो एक भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ऐसा नहीं ना बना हो, लेकिन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो अयुग्मित है, अनपेयर्ड है, जिसका जोड़ा नहीं बना। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाए तो पदार्थ जानते हो कैसा होता है? अनुचुंबकीय। देखो ये भी समझो, सारे इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बना कोई दिक्कत नहीं, केवल अगर एक इलेक्ट्रॉन भी जोड़े से अलग हो गया है जिसका जोड़ा नहीं बना है, पदार्थ अनुचुंबकीय की ही श्रेणी में जाएगा। यह भी ध्यान रखना। इसमें से एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं, ध्यान देना इस चीज को। देखो इसी से जस्ट एक और आयन बनाते हैं, Cu+1 29। अगर आपके पास ये लिख के दे दिया जाए, इसका पता करो ये अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय। हमने कहा 1 मिनट रुको बस। अच्छा बेटा 29 का मतलब है इस परमाणु क्रमांक तो 29 था, +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? निकाल दिया। बचा कितना होगा? 28। तो करेंगे 29 का, लास्ट से एक निकाल देंगे। क्या कहते हो सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम कैटेगरी पे जाएगा? 3D पर 10 भी रहेगा। बस इतनी बात बताओ, 4s पर जो 1 था इलेक्ट्रॉन त्याग दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो त्याग दिया गया, तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया गया, तो 4s पर इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? और जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है उस कक्षा को लिखने का कोई फायदा भी नहीं है। पहले तो ये बता डालो, क्या ये 0 वाली बात समझ पा रहे हो क्यों किया है? ऊपर 1 लिखा था, इसको 0 इसलिए किया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया था? त्याग दिया था। और इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको आप ना लिखे तो ही ज्यादा अच्छा है। कोई बच्चा कहेगा सर लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। अच्छा यार ये बताओ 3D10 बचता है ना, तो मैंने क्या कहा था निर्धारण किससे होगा? D से और S। आपने हमेशा पढ़ा संक्रमण तत्वों में, मैंने 2 क्लास कोशों की बात की, एक NS और एक N-1D। इन्हीं 2 को ध्यान भी देना है। इसको जरा देखो 3D को। बेटा D में तो इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 10। ऑर्बिटल कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा क्या सभी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बना हुआ है क्या? एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ भैया एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसका जोड़ा ना बना हो, तो हम कह देंगे तो फिर Cu जो प्लस चार्ज है ये कैसा है? प्रतिचुंबकीय। इससे तो क्वेश्चन भी एक मुझे तैयार हो गया। कौन सा तैयार हो गया क्वेश्चन? कहता है कॉपर अनुचुंबकीय है जबकि Cu प्लस चार्ज प्रतिचुंबकीय है, इसका कारण बताइए। तो कारण जब बता पाओगे क्या? देखो बताओगे, कॉपर में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अनुचुंबकीय है, लेकिन Cu प्लस चार्ज 1 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इसलिए ये कैसा है? प्रतिचुंबकीय। तो क्या ये बात समझ पा रहे हो प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय वाली बात? अब देखो होता क्या है बेटा, अपने कोर्स में बहुत सारे ऐसे तत्व और उनके आयन हैं जिनका अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय लक्षण आपसे पूछता है। अब जैसे मैंने कॉपर का केवल बना के दिखाया है, आपसे अन्य चीजों को आपसे तो इसका भी पूछ सकता है। देखो यहां लिख लेते हैं जिसका पूछ सकता है इस जगह पर।
आपसे पूछ सकता है Fe और Fe+3 का, या Fe+3 का पूछ सकता है आपसे, कहता है बताओ अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है। आपसे पूछ सकता है Sc स्कैंडियम ट्रिपल पॉजिटिव अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है। आपसे पूछ सकता है स्कैंडियम केवल बताओ अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय। आपसे पूछ सकता है कि Zn डबल प्लस अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय। तो आपको क्वेश्चन तो बहुत मिल सकते हैं इसमें से, ये तो मुझे भी नहीं मालूम कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए, तो इसका करना तो मैं भी नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन ये जरूर बता सकता हूं कि आप उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, पॉजिटिव चार्ज लगा है तो उतने इलेक्ट्रॉन निकालना। कह रहे सर जी इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम एस से करना। जैसे बाय चांस यहां 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो ऐसा सोचते हैं थोड़ी देर के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होते तो 1 इलेक्ट्रॉन पहला कहां से निकालते? एस से, ये पहले रिमूव करते। इसके बाद कहां से निकालते? 3D से। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आ गई, 3D को छोड़ो, सबसे पहले 4s को पकड़ो, वहां लास्ट वाले s को, इलेक्ट्रॉन वहीं से निकलना चाहिए। पूछता है क्यों इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए? इलेक्ट्रॉन हमेशा तभी निकलता है बाहरी कक्षा से। सोचो, ये किसी परमाणु का क्या है? नाभिक। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो आप बताते हो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर, तब यहां से निकलता है। तो आपको भी तो ये पता है कि बाहर वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा। हम कहते हैं अंदर वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी तो कम से कम 1 सेकंड के लिए ही सही, 1 क्षण के लिए ही सही, लेकिन वो बाहरी कक्षा में आएगा तभी तो निकल पाएगा। जैसे मैं क्या कहूं कि आप सभी इस दरवाजे से अंदर आए हो, अब आपको इस क्लास को छोड़कर बाहर जाना है, एक ही दरवाजा है पूरे क्लास पर, अगर तो आप जाना भी चाहोगे तो 1 क्षण के लिए ही सही, लेकिन इस दरवाजे पर आओगे जरूर। ऐसे नहीं कि दरवाजे पर आए बिना कमरे से बाहर निकल जाएंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे कहोगे एकदम दीवार तोड़ देंगे एक आदमी। नॉर्मल सा तरीका है, एक बार उस क्लास में आना पड़ेगा। इसका मतलब अगर इस परमाणु से भी बाहर जाना है तो आपको अंतिम कक्षा पर तो एक बार पहुंचना ही होगा, और निकलोगे तब अंतिम कक्षा से ही। तो इलेक्ट्रॉन भी कहां से निकाला जाएगा? लास्ट सेल से। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होते तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालते 4s से, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन निकालते कहां से? 3D से। निकालने के इलेक्ट्रॉन तरीके समझ पा रहे हो? ठीक है, एक बात और याद रखना कि अगर कोई पदार्थ प्रतिचुंबकीय है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, अगर अनुचुंबकीय तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 1 था, प्रतिचुंबकीय में तो 1 को नहीं था। तो अगर कभी भी किसी भी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकल आए तो उसमें उस तत्व का चुंबकीय आघूर्ण निकालने का एक सूत्र होता है, चुंबकीय आघूर्ण। और चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है √n+2। यह होता है चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने का सूत्र जो हम लोगों से निकलवाता है। और एक चीज देखो, ध्यान देंगे, पूछेगा सर जी n क्या है, तो वहां लिखेंगे भी, जहां n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की क्या है? संख्या। तो मैं क्या सोचता हूं बेटा, आप एक काम करो यार, इसको मिटाओ, 1-2 तत्व उनके आयनों के चुंबकीय आघूर्ण को भी निकाल के देखते हैं ना। तो इसको जल्दी से नोट करो। फिर तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला तो जान ही गए हो। एक काम करेंगे कि एक किसी एलिमेंट का चुंबकीय आघूर्ण निकाल के ही रहेंगे आज। भैया आज हम लोग भी खिसिया गए हैं, और खिसियाए हुए लोग जो है वो चुंबकीय आघूर्ण तो निकाल ही देते हैं कम से कम। देखो, जब भी चुंबकीय आघूर्ण, मुझे तो ज्यादा एलिमेंट का नहीं पता है, जिस एलिमेंट का हम रट के आए हैं उसी का हमसे पूछो भैया आज। ऐसे तुम दूसरा भी कहोगे उसका भी निकाल देंगे, लेकिन अभी किसका निकालें? तो किसी एक को निकालना, इसी को लिख लेते हैं। कहता है इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? तो हम कहेंगे 1 मिनट रुको, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने दो। 26 का करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2 3d6 रुक जाना, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो गलत है। कहोगे क्यों सर जी गलत है? भैया रीजन क्या है ना कि इस बार तो तुमने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे ही नहीं है अभी, तो हमें पहले इलेक्ट्रॉन त्यागने भी नहीं चाहिए, पहले हमें पूरे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहिए, त्यागने का काम तो अब करेंगे। देखो बच्चा ऐसा भी दिखा सकता है, देखो कैसे, जो बहुत अच्छा दिखाना चाहता है। Fe ट्रिपल पॉजिटिव पूछा था ना, तुम पहले Fe का करो और फिर उसके नीचे हम किसका करेंगे? Fe ट्रिपल प्लस का। जिसे तुमको अच्छा करना है और भी अच्छा दिखाना, ऐसे कर सकते हो आप। अब Fe ट्रिपल प्लस का कैसे होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो त्यागना है बेटा तुमको इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने त्यागने हैं? 3। तो 3 में पहला काम तो आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे कहां से? 4s से। तो 3 निकालने थे, 4s तो 2 रख रहा है, पहले तो ये 2 यहां से हटा दो, और एक इलेक्ट्रॉन कहां से हटाओगे? 3d। तो d में बचेंगे कितने? 5। और इलेक्ट्रॉनों को भरना भी लास्ट वालों को ही है, केवल सबको मत भरना जाके कि भैया भरने का नंबर आया तो हम सब भर के दिखा देंगे, इनको भी दिखाएंगे, इनको भी दिखाएंगे, सबको नहीं, बस डी को भर के दिखाओ। एस होता तो उसको भी दिखाते, नहीं है तो केवल डी को भरो। कहोगे एस क्यों नहीं लिखा? 0 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, नहीं लिखा। तो 3d को भर के दिखाना है भैया। ऑर्बिटल 5 1 2 3 चौथा और बाद में बन गया 5वां। इलेक्ट्रॉन 5 है, 1 2 3 4 5। क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है? इस पे है, पूरे 5 इलेक्ट्रॉन युग्मित है। मतलब ये पदार्थ कैसा है? अनु चुंबकीय। लेकिन कह रहा सर जी हमको अनुचुंबकीय मत बताओ, इन बातों पर दिमाग मत बहलाओ, हमको बताओ चुंबकीय आघूर्ण। सुनो, चुंबकीय आघूर्ण यहां निकाल ले बेटा। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ n+2। हल करो बेटा। बेटा n का वैल्यू कितना निकलेगा? तो देखो कैसे, 1 2 3 4 5। ये भी ध्यान, सारे इलेक्ट्रॉन मत गिन लेना, इलेक्ट्रॉन केवल वही गिनने हैं जिनका जोड़ा नहीं बना, अयुग्मित वाले। सोचो 2 मिनट के लिए, मैं इसको चेंज करता हूं। n का वैल्यू कितना होना चाहिए था? 1 2 3। इसको न लेते, क्यों? इसका तो जोड़ा बना हुआ है, और जिनका जोड़ा बना है वो नहीं गिनेंगे, काउंटिंग में नहीं रहेंगे। अब ठीक है, 5 थे तो बेटा 5 तो यहां लिख लोगे n की जगह, और फिर 5 लिख दोगे प्लस 2 लिख लोगे। क्या कहते हो? क्या आ जाएगा? 5 × 7 बेटा कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। अब बस तुमको करना क्या है, ये तुम्हारा ड्यूटी। 35 का वर्गमूल निकाल पाओगे? मेरे ख्याल से 36 होता है 6 का, तकरीबन मैं जो अंदाजे के तौर पर सोचता हूं 5.9, तकरीबन 6 के आसपास प्राप्त होगा। मात्रक होता है Bm, बोहर मैग्नेटॉन। देखो लिख लेते हैं, Bm का पूरा नाम बोहर, हाँ, मैग्नेटॉन। आप Bm केवल लिख करके आ जाइए। कुछ किताबों में बोहर नहीं लिखा बल्कि बोर लिखा है, तो नील बोहर का ही नाम अलग अलग किताबों पर। भाई देखो ऐसा कुछ होता है। कुछ किताबों ने बोहर में एच को साइंटिस्ट कह रहे हैं, साइलेंट रख दिया है, और कुछ किताबों ने उस एच को बोहर। तो घबराओगे तो नहीं, पता लगा बोर लिख के आ जाए, तुम घबराए पड़ोगे तो बताओ सर जी ने तो बोहर दिखाया था, ये पता नहीं क्या दे के रख दिया उन्होंने। तो क्या चुंबकीय आघूर्ण परेशानी करेगा तुमको? अच्छा, जिस पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण जितना अधिक है उसमें चुंबक द्वारा आकर्षित होने की क्षमता उतनी ही ज्यादा है। और एक चीज मैं जो सोचता हूं अपने मन से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बढ़ने का कोई भी फर्क नहीं होता है। फर्क पड़ता है अगर चुंबकीय आघूर्ण पर, तो इस बात पर कि आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सोचो,
30 जिंक का होता है, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ढूंढोगे एक भी नहीं मिलेगा। अगर एक भी नहीं मिलेगा अर्थात n का वैल्यू कितना है 0, और 0 रख दोगे तो 0 तो यहां आएगा, 0 + 2 रखोगे तो क्या पूरा 0 हो जाएगा, और चुंबकीय आघूर्ण कितना आ जाएगा 0। ऐसे पदार्थों को कहते हैं प्रतिचुंबकीय। तो ये भी मैं देखो चुंबकीय आघूर्ण उसका 0 है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसमें इससे भी ज्यादा है। इसमें तो 23 बन रहे हैं, टोटल 26 थे, 3 त्याग दिए, कितने बचे 23। लेकिन इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा है, और जिंक 30 का चुंबकीय आघूर्ण कैसा है कम। तो चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वह इस बात पर निर्भर करता है कि तत्व के उस परमाणु में या उस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी कम है और कितनी ज्यादा। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है, जैसे हमारे पास 2 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिए जाए तो हम बेटा देखकर भी बता देते हैं आसानी से कि किसका अनुचुंबकीय व्यवहार या चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा है, किसका चुंबकीय आघूर्ण कम है। हम ये सब नहीं निकालेंगे, ऐसे ही बता देंगे। जानते हो कैसे बताएंगे? सुनो, देखो और समझने की कोशिश करो। हमको 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं, 1 2 3 4 और 5। एक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया जाए, 1 2 3 4 और 5। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को भरा गया, एक और भरा गया। कहता है बता इनमें से अनुचुंबकीय का लक्षण किसका ज्यादा होगा या चुंबकीय आघूर्ण किसका अधिक होगा। बेटा इसमें अनुचुंबकीय के लक्षण दिखाने वाले या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, n की वैल्यू 2 रखोगे, यहां n की वैल्यू कितनी है। तो एक बात तो जानते हो, अगर 2 रखते तो 2 और 2 मिलके 4, 4 दूना 8 आता। 3 रखते तो 3 और 3 और 2 कितना आता 5 या 15। 8 की जगह पर 15 बड़ा वैल्यू है, इसलिए चुंबकीय आघूर्ण उसी का ज्यादा होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा। कुछ बच्चा ऐसा भी कहता है सर चुंबकीय आघूर्ण तो बता दिया, इसको समझेंगे कैसे। देखो सुनो, यह इलेक्ट्रॉन जितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता होगा एक दिशा में घूमकर, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में घूमकर उसके द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देता है। कुल मिला के कहने का अर्थ है ये 4 ईंटें रखकर अगर दीवार बना रहा है तो इनके बगल वाला उल्टा इलेक्ट्रॉन 4 ईंटें गिराकर दीवार को खत्म कर रहा है। इनके द्वारा बनाया गया चुंबकीय आघूर्ण इनके द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन इनके द्वारा बनाया गया चुंबकीय आघूर्ण नष्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि नष्ट करने वाले है ही नहीं। तो कितने इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण जीवित रहेगा 3। इसमें से इनके द्वारा बनाया गया चुंबकीय आघूर्ण ये नष्ट कर देंगे, ऐसा भी सोच सकते हो कि इनके द्वारा बनाया गया चुंबकीय आघूर्ण ये नष्ट कर देंगे, ऐसा भी तो मान सकते हो। इनके द्वारा भी नष्ट हो जाएगा, इनके द्वारा भी नष्ट होगा, लास्ट में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण ही वर्क में रहेगा। तो चुंबकीय आघूर्ण वाली बात समझे। आप यहीं से देखकर बता सकते थे कि इसमें तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण बता रहे हैं, इसमें से 3 बना रहे हैं, ये ज्यादा बना डालेगा। इसमें चुंबकीय लक्षण भी ज्यादा होगा और उसका चुंबकीय लक्षण भी कैसा होगा कम होगा। तो चुंबकीय लक्षण को निर्धारित करते हुए ये नंबर आपको दे दिए गए हैं। आप इन सभी पर आए हुए क्वेश्चन को ध्यान रखोगे जब भी नंबर आएगा। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। रंगीन विलयन बनाना। तुम लोग हेडिंग नोट करो जरा बेटा। ले बेटी इधर पीछे पहुंचा दो बेटा। अरे रंगीन आयन बनाना ना, बनाओ भैया रंगीन आयन। देखो क्या है, मैं इधर से स्टार्ट करता हूं चीजों को। क्या इसको मिटा दें ये वाली बात, तो इसका तो कोई अर्थ था नहीं। देखो समझो भैया, हमारे पास एक पदार्थ था कॉपर सल्फेट। वैसे तो ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ आता है,
लेकिन जब मैं इस पदार्थ को जल में घोल देता हूं, जानते हो जल में घोलने पर क्या होता है? कॉपर पॉजिटिव चार्ज लेके अपने पॉजिटिव आयन में टूटता है और सल्फेट निगेटिव चार्ज के साथ अलग हो जाता है। तो मैं क्या देखता हूं, ये तो वैसे भी क्रिस्टलीय दानेदार पदार्थ होता है, लेकिन जब मैं इसको पानी पर घोलता हूं तो जानते हो ये जो सॉल्यूशन आपको प्राप्त होता है ये नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। संक्रमण तत्वों के लगभग जितने भी विलयन होते हैं या जितने विलयनों पर संक्रमण तत्व पाया जाता है, इसमें भी तो संक्रमण तत्व पाया जा रहा है। कॉपर संक्रमण तत्व द्वारा बनाए गए लगभग सभी विलयन, 100% मैं नहीं कहता हूं, लगभग सभी विलयन जो होते हैं वो कोई ना कोई कलर प्रोड्यूस जरूर करते हैं। और अगर आपसे पूछेगा भी कि इस कॉपर सल्फेट में कलर का क्या कारण रहा, क्योंकि पाउडर तो आया तो बस सफेद कलर का था, हल्का नीला था लेकिन सफेद था, लेकिन जैसे ही मैं इसको पानी पर घोलता हूं ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है। तो सॉल्यूशन में ब्लू कलर देना ये किसकी देन है? सल्फेट आयन की कि कॉपर आयन की? तो बाय एक्सपेरिमेंट हम लोगों को ये पता चला कि ये जो प्रोड्यूस हो रहा है कलर ये कॉपर के आयन के कारण है। क्योंकि सर जी ये हमको कैसे पता चला कि कॉपर का आयन है? मैंने क्या किया, मैंने दूसरा साल्ट ले लिया, कॉपर का क्लोराइड, मैंने इसको भी कहां पर घोला? जल में। Cu पर डबल प्लस आया और 2Cl पर माइनस चार्ज आया। आज भी ये कलर देखा मैंने, जानते हो कलर कैसा था? नीला। मैं क्या सोचता हूं कि अगर कलर सल्फेट आयन के कारण होता तो नीचे वाले घोल में तो सल्फेट आयन है ही नहीं, तो फिर तो कलर नीला आना भी नहीं चाहिए था। कलर अभी भी नीला ही प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब है कि कलर की जो देन है वो ना तो सल्फेट की है ना तो क्लोराइड आयन की है। कलर कौन प्रोड्यूस करवा पा रहा है? बेटा ये माइनस चार्ज होना चाहिए जो मेरे से गलत लिख गया है। कलर कौन प्रोड्यूस करवा रहा है? कॉपर आयन। धीरे धीरे अगर मैं एक्सपेरिमेंट पर बात करूं तो आप पाओगे इस बात को कि जितने भी संक्रमण तत्व हैं सारे के सारे संक्रमण तत्वों के जो आयन होते हैं वो कोई ना कोई कलर को प्रोड्यूस करते हैं। कुल टोटल अगर देखा जाए तो 36 संक्रमण तत्व हैं जो आयन प्रोड्यूस कर सकते होंगे। 4 आयन जो हैं वो उनका कलर मांगते नहीं, होता भी नहीं है, रंगहीन सफेद कलर। लेकिन इतने आयनों के कलर को हम तैयार कैसे करें? हम ये कैसे जाने कि इन 40 संक्रमण तत्वों में से कौन सा संक्रमण तत्व आयन के फॉर्म में आकर कलर प्रोड्यूस करेगा और कौन सा संक्रमण तत्व आयन के फॉर्म में आकर कलर को प्रोड्यूस नहीं करेगा? बिल्कुल एक नियम याद रख लेना, एक लाइन का नियम है, बस वहीं पर याद रखेंगे। अगर कभी भी किसी तत्व के परमाणु, जो कि संक्रमण तत्व होना चाहिए, किसी संक्रमण तत्व के परमाणु के आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मत करना, पहले उसको आयन में तोड़ना। आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना मिले का मतलब समझ पा रहे हो? सभी का जोड़ा बना हो, कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, कोई भी रंग नहीं देगा, या ऐसा कैसे तो रंगहीन विलयन बनाएगा। लेकिन अगर कोई भी आयन ऐसा है संक्रमण तत्वों का जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो समझ लीजिए फिर वो पदार्थ कोई ना कोई कलर प्रोड्यूस करेगा जरूर। तो पहले तो कलर प्रोड्यूस कौन करेगा, कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, इस पर बात होगी। और फिर हम इस पर बात करेंगे कि आखिर हम कलर को पहचाने कैसे कि कौन सा आयन कौन सा कलर देगा, यह भी तो हमको पता होना चाहिए। जैसे सर जी ने लिखवा दिया कॉपर नीला कलर देगा, खुश हो गए भैया, लेकिन और भी तत्व तो है। तो बेटा मैं सब तत्वों का तो नहीं लिखा सकता हूं, लिखा सकते हैं लेकिन कोई जरूरत का नहीं है। हाँ, उन तत्वों का जरूर लिख लेंगे जो अपने कोर्स में अवेलेबल है और जो पूछे जाते हैं, बाकी सब के चक्कर में पढ़ने वाले नहीं हम लोग। तो उतने ही तत्वों पर बात करेंगे। सबसे पहले रंगीन वाली बात जान पाए तो यहां उस आयन के रंगीन विलयन बनाना, इस बात को पहले लिखते हैं। इसका अर्थ क्या है? देखो क्या है, अधिकांश संक्रमण तत्वों
के आयन रंगीन होते हैं। अधिकांश संक्रमण तत्वों के जो आयन होते हैं वो रंगीन होते हैं। पूछ लेता है कारण क्या है, तो क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अच्छा, ये भी बात अब बताने की जरूरत नहीं कि जिन संक्रमण तत्वों के आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता वो रंग भी नहीं देगा। आपने बता दिया है रंगीन होते हैं वे जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो रंगीन नहीं होते हैं वे जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए। तो अब हमारे दिमाग में बताएं, एक बात और एक्स्ट्रा आ रही है। कौन सी यार एक्स्ट्रा? जितने आयन अनुचुंबकी होते हैं सारे रंगीन होते हैं, और जो आयन प्रतिचुंबकी होता है वो रंगहीन होता है। क्योंकि रंग अनुचुंबकी आयन कब बनेगा? जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे इसका मतलब रंगीन भी होगा। प्रतिचुंबकी कब होगा? जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो भैया वो रंगहीन भी तो होगा। लेकिन इतना ज्यादा कंपेयर करने का कोई जरूरत है नहीं, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर ध्यान देंगे। अच्छा, ये भी थोड़ी सी बात आएगी सर जी, ये वाली बात तो मैं समझ गया, आंसर भी दे डालूंगा और मैं बता दूंगा आयन रंगीन है कि या रंगहीन है। लेकिन अभी क्या है कि कौन सा आयन किस कलर को प्रोड्यूस कर पाता है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है अभी। तो उसके लिए भैया मेरे पास एक छोटी सी बात लिखी रखी है, और उस बात को भैया हम पहचानते हैं। जानते, जब भी ऐसी लाइन कभी खिंचती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको पढ़ना। देखो क्या लिखा है बेटा, ग्रीन क्रो फंसा। कहोगे सर जी ये आधी चीजें इंग्लिश में आधी चीजें हिंदी में। बेटा अगर आपको कलर तैयार रखने हैं, ये मंत्र है समझ लो, इसको ऐसे ही तैयार करना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है? ग्रीन क्रो फंसा। ग्रीन का मतलब हरा, क्रो का मतलब कौवा, फंस गया है। हरे रंग वाला कौवा इस बार फंसा है, और फंसा कहां है? चाय पीने के चक्कर में। ब्लू कप में चाय रखी होगी, नीले कप में फंस गया भैया, पीने आ गया, पकड़ लिया तुम लोगों ने। और जानते जैसे कौवा फंसा मन प्रसन्न हो गया भैया। और जब मन प्रसन्न होता है तो मन जानते हो कैसा हो जाता है? मन एकदम गुलाबी हो जाता है। अरे बहुत बढ़िया हुआ आज के दिन। एक और चीज याद रखना है, Fe+3 ब्राउन कहोगे सर जी अभी बस हो गया? एक और FeCl3 येलो कलर का होता है। अब इसको थोड़ा सा चीजों को अब देखो समझो। सर जी ने इसलिए लिखाया है, वो कौवा फंसाने के लिए नहीं लिखा है, ये तो पक्का समझ लो, कुछ नई चीज होगी इसीलिए लिखा है। ग्रीन का मतलब हरा कलर प्रोड्यूस करेगा। ग्रीन का मतलब कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा? हरा रंग। पूछेगा कौन सा हरा रंग प्रोड्यूस करेगा? एक तो क्रोमियम प्रोड्यूस करेगा, क्रो का मतलब, और फसा का मतलब है फेरम की बात होगी। फेरम का मतलब लोहा, Fe की बात होगी। लेकिन Fe की दो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, एक Fe+3
जिसको हम कहते हैं फेरिक, और दूसरा होता है Fe डबल प्लस, जिसको हम कहते हैं फेरस। अब देखो फसा फेरस से बना है, तो ये Fe डबल प्लस चार्ज। तो किसी भी सॉल्यूशन में Fe डबल प्लस क्रोमियम ट्रिपल प्लस चार्ज होगा, वो कौन से कलर का सॉल्यूशन बनाएगा? ग्रीन कलर का। ब्लू का मतलब आप समझ चुके होंगे, नीले रंग का विलयन बनाएगा। कॉप का मतलब है कॉपर, कॉपर जो सॉल्यूशन में होगा वो नीले कलर का विलयन बनाएगा। कोई बच्चा पूछेगा कि सर जी एक चीज हमको नहीं बताई तुमने, Cu सिंगल प्लस भी तो बनाता है। तो हम कहेंगे बेटा Cu सिंगल प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले करना, एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं मिलेगा, सबका जोड़ा बना होगा। तो ये किसकी श्रेणी में चला गया? रंगहीन। तो उसकी तो बातें मत करो। Cu डबल प्लस केवल मिलेगा तो वो भी कैसा निकले? मिलेगा नीले कलर। अरे हाँ यार, लिखा तो था देखो, कॉपर नीले कलर का था, सही था इसका मतलब। पिंक मन, पिंक का मतलब बेटा गुलाबी कलर प्रोड्यूस करेगा। मन का मतलब है मैग्नीज, तो जो मैग्नीज डेवलप कर रहा होगा कलर, वो कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा? गुलाबी कलर प्रोड्यूस करेगा। तो एक सॉल्यूशन भी आता है अपने यहां, लिख दे, कहां लिख दें? इधर लिख दें। पूछता है KMnO4 कौन से रंग का होता है? इसको लाल दवा कहते हैं, गुलाबी कलर का होता है, इसलिए गुलाबी और लाल लगभग मिलता जुलता है थोड़ा सा, इसलिए उसको लाल दवा के नाम से भी जानते हैं, गुलाबी कलर होता है। पूछता है कौन से आयन के कारण गुलाबी कलर होता है? तो याद रखोगे Mn के कारण, Mn गुलाबी था। हाँ, जब भी कोई ऐसा पदार्थ आपको मिलेगा जिसमें Fe पर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज होगा, वो किस कलर का होगा? ब्राउन। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से, Fe ट्रिपल पॉजिटिव वाले सारे सॉल्यूशन ब्राउन कलर के होंगे, भूरे कलर के होंगे, लेकिन FeCl3 में भी देखोगे Fe ट्रिपल पॉजिटिव की फॉर्म में है, लेकिन इसका कलर पीला है। वैसे तो जरूरत नहीं, लेकिन समझ सकते हो इसको। क्लोरीन है विरंजक, विरंजक जानते हो? इसका काम है रंगों को उड़ाना, कलर को फेड कर देना, हल्का कर देना, धीमा कर देना, खत्म कर देना। तो ये ब्राउन कलर को क्या करेगा? धीमा करेगा। कौन धीमा करेगा? क्लोरीन। तो जब कलर ब्राउन कलर को उड़ाओगे तो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा? येलो। तो FeCl3 का जो सॉल्यूशन आपकी लैब में रखा होगा वो येलो कलर का होगा। था ब्राउन ही, लेकिन क्लोरीन ने उसका विरंजन कर दिया, रंग उड़ा दिया, तो लगभग पीले कलर का हुआ आया है। तो आपको कलर में ये चीजें याद रखनी है। फिर आपको करेगा क्या? आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको उनको हल करना होगा। तो मैं भी क्वेश्चन दे देता हूं 2-3। क्या क्वेश्चन दे दिया जाए? एक तो ये पता करना है Cu डबल प्लस व Cu प्लस में कौन सा आयन रंगहीन एवं कौन सा आयन रंगीन है? हालांकि हो सकता है, जो मेरा अंदाजा है, ये कलर वाला क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में ना आए, लेकिन कलर का क्या होता है ना, कलर की बहुत सारी पहचान हम लोगों के बहुत फायदे देते हैं। जैसे कैसा फायदा देता है? जैसे मैं क्या सोचता हूं, आपको हरे कलर का कोई सॉल्यूशन दिखाई दिया, पूछता है बताओ इसमें कौन सा आयन हो सकता है, तो आपने कलर को देखते ही आयन का अंदाजा लगा लिया। ग्रीन कलर था, क्रोमियम या Fe हो सकता। तो आपके दिमाग में जानते हो क्या बात आ गई? या तो भैया ये क्रोमियम है या तो ये Fe। और जो बच्चा कलर को जानता ही नहीं, उसके लिए तो सारे एलिमेंट्स ढूंढने, 198 112 14 एलिमेंट कहता है, 4 एलिमेंट वो तो मिलने वाले नहीं, कभी अभी फिलहाल नहीं मिलने वाले 118 में से। लेकिन वो ध्यान क्या देगा कि यार ये 118 एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट हो सकता है, और आपको कहां ढूंढना है? 2 एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट हो सकता है। तो 112-18 एलिमेंट्स में कौन सा हो सकता है वो कठिन है, 2 एलिमेंट में कौन सा है ये पहचानना आसान है। तो ये थोड़े से कलर तैयार कर लिए जाते हैं। बाकी मेरे ख्याल से सारी चीजें आपने ले रखी हैं। जो संक्रमण तत्वों के और भी गुण बचते हैं, क्या बचता है? एक तो मिश्र धातु बनाने का गुण,
और दूसरा उत्प्रेरकीय क्षमता वाला गुण। इसको कंप्लीट करेंगे अगली क्लास में और इसके बाद आगे की चीजें पढ़ेंगे।